नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो लेक्चर में हम ईएमआरएस, बीपीएससी और यूजीसी नेट की परीक्षाओं के दृष्टिकोण से कॉमन प्रैक्टिस सेट 2 पर चर्चा करेंगे और इसमें हम कुल 75 प्रश्नों पर चर्चा करेंगे और देखेंगे कि किस तरीके के प्रश्न बने हुए हैं और कौन-कौन से प्रमुख कथन हैं प्रकाशन वर्ष, सुमेलित के दृष्टिकोण से। इन सभी पैटर्नों पर वर्तमान समय में परीक्षाओं में सवाल पूछे जा रहे हैं। तो चलते हैं, सीधे हम बात करते हैं क्वेश्चन पर। आप देख रहे हैं यहाँ पर जो पहला प्रश्न पूछा गया है कि ब्रज भाषा का विकास किससे हुआ है? ऑप्शन दिया गया है मागधी, पैसाची, सौरसैनी, अर्धमागधी। तो ब्रज भाषा का विकास यहाँ पर एक तरीके से अपभ्रंश से जोड़कर सवाल पूछा गया हुआ है। ऑप्शंस को आपने देख लिया तो आपके मन में तुरंत इसका सही जवाब आने लगा होगा कि आखिरकार ब्रज भाषा, यानी ब्रज भाषा आप देखेंगे तो ये पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत शामिल है। तो जहाँ से पश्चिमी हिंदी का विकास हुआ होगा, जाहिर सी बात है कि वहीं से ब्रज भाषा का भी विकास हुआ होगा। तो इसका जो सही जवाब हो गया ऑप्शन सी, सौरसेनी अपभ्रंश से ब्रज भाषा का विकास हुआ है। सौरसेनी अपभ्रंश से जहाँ पश्चिमी हिंदी का विकास हुआ है, वहीं पर एक और हिंदी का विकास हुआ है। आपके मन में आ गया होगा कि वो कौन सी हिंदी है। अगला प्रश्न है कि अपभ्रंश की उत्तरकालीन अवस्था का नाम है। उत्तरकालीन अवस्था मतलब बाद की अवस्था का नाम क्या है? पाली, प्राकृत, संस्कृत, अवहट्ट। तो यहाँ पर अपभ्रंश के उत्तरकालीन अवस्था को हमें बताना है। इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन डी, अवहट्ट। अवहट्ट को हम पुरानी हिंदी के तौर पर भी कई बार देखते हैं। जैसे पुरानी हिंदी अपभ्रंश और अवहट्ट के जोड़ने वाली हिंदी के तौर पर उसको देखा जा सकता है। कुल मिलाकर इसका जो सही जवाब यहाँ पर है कि अपभ्रंश की उत्तरकालीन, या इसको हो सकता है किसी परीक्षा में पूछ लिया जाए परवर्ती अवस्था का नाम क्या है, तो हो गया अवहट्ट। अगला सवाल पूछा गया कि अपभ्रंश में कुल कितने स्वर थे? 8, 12, 10, 9। तो ये ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसका जो सही जवाब है अपभ्रंश में कुल स्वरों की संख्या थी 8। और वो स्वर कौन कौन से थे? बहुत ही आसानी से इसको आप याद कर सकते हैं। अ, आ, ई, उ, ए और ओ। तो इनकी संख्या कुल 8 हो जाती है। इसको हम मूल स्वर भी कह सकते हैं। ठीक है, तो इन 8 को आप ध्यान में रखिए जो कि अपभ्रंश में पाए जाते थे। अगला प्रश्न है कि मगही किस हिंदी प्रदेश की बोली है? ऑप्शन दिया गया मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान, छत्तीसगढ़ी। देखने में प्रश्न बहुत ही इजी है, बहुत ही आसान सवाल है, लेकिन परीक्षा होती है तो इस तरीके से आपको ये पता होना चाहिए कि मगही सबसे पहले हिंदी की किस उपभाषा में है। अगर उपभाषाओं को अच्छे से आप क्लियर करके रखेंगे तो इस प्रश्न का सही जवाब तुरंत बता देंगे। तो मगही नाम से ही पता चल रहा है कि इसका एरिया बिहार से होगा। जिस मगही इसको इसका जैसे विकास किससे हुआ? मागधी अपभ्रंश से हुआ। और इसका एरिया कहाँ-कहाँ है, ये चीज़ें आपके मन में आनी चाहिए। कुछ विद्यार्थियों का कहना है कि आप जो सवाल प्रश्नों के अंदर से निकालते हैं, उनके उत्तर भी बता दिया करिए। तो अगर हम ही उत्तर बताएँगे तो संवाद स्थापित नहीं होगा। आप अपने मन से खुद बात करिए और वहाँ तक सोचने की कोशिश कीजिए तो ज़्यादा बेहतर होगा। मगही बिहार की बोली हो गई और ये ज़्यादातर आपको गया, पटना के आसपास में बोली जाती है। अगला प्रश्न है कि भाषाओं के पारिवारिक वर्गीकरण का आधार क्या है? रूप रचना, ध्वनि, इतिहास, अर्थ। यानी आप भाषा विज्ञान पढ़ेंगे तो उसका वर्गीकरण भी किया गया, आकृति मूलक वर्गीकरण, पारिवारिक वर्गीकरण। तो यहाँ पर पूछा गया कि पारिवारिक वर्गीकरण का आधार क्या है? इसका जो सही जवाब है यहाँ पर कि इतिहास के दृष्टिकोण से भाषाओं के पारिवारिक वर्गीकरण को किया गया है। और आप जानते हैं कि विश्व में कुल 12 भाषा परिवारों को हम जानते हैं, जिसमें कि हम लोग जिस एरिया में वो कौन सा है? भारोपीय परिवार। ये भी कई बार सवाल परीक्षाओं में पूछा जाता है कि हिंदी का किस परिवार से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि पुष्पदंत किस शताब्दी के कवि थे? पुष्पदंत किस शताब्दी के कवि थे? ऑप्शन दिया गया है 8वीं शताब्दी, 7वीं शताब्दी, 10वीं शताब्दी, 11वीं शताब्दी।
तो इसका मतलब है कि पुष्पदंत आदिकाल से है। तुरंत आपके मन में आ गया होगा, लेकिन आदिकाल में भी किस शताब्दी से थे? सही जवाब है 10वीं शताब्दी से इनका संबंध। पुष्पदंत की कुछ खास रचनाएं हैं, जिसमें कि आपने आदि पुराण, उत्तर पुराण का नाम सुना होगा, जो कि चौपाई छंदों में है, हमने पहले ही बता दिया है। अगला प्रश्न है कि दोहा कोश किसकी रचना है? विद्याधर, सरापा, पुष्पदंत, शबरपा। तो यानी जो दोहा कोश है, इसमें आपको बताना है किसकी रचना है। सही जवाब है ऑप्शन बी, सरहप्पा, जिसको कि हिंदी का पहला कवि भी माना जाता है। और जोड़कर देखा जाता है कि राहुल साकृत्यायन, ये भी सवाल पूछा जाता है कि किसने माना है इनको पहला कवि। तो इनकी रचना है दोहा कोश। अगला प्रश्न है कि काव्य की रीत सीखी सुकविन सो देखी सुनी बहुलोक की बातें। काव्य की रीत सीखी सुकवीन सो देखी सुनी बहुलोक की बातें, इस काव्योक्ति के कवि हैं। ऑप्शन दिया गया है केशवदास, मतीराम, पद्माकर, भिखारी दास। तो इसका जो सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन डी है कि भिखारी दास का ये की काव्य पंक्ति है, काव्योक्ति है। अगला प्रश्न है कि हरि रस पिया जानिए जे कबहू न जाए खुमार, मैं ममता घूमत फिरे नाही तन की सार। काव्य पंक्तियों के कवि हैं। देखिए कई बार परीक्षाओं में बस इतना ही दूर तक पूछा गया है कि मैं ममता घूमत फिरे नाही तन की सार किसकी काव्य पंक्ति है। ऑप्शन दिया गया सूरदास, कबीरदास, रसखान, नंददास। इसका जो सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन बी, कबीरदास। ठीक है, तो दोनों पंक्तियों को आप ध्यान रखेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा आगे की परीक्षाओं की दृष्टिकोण से। अगला प्रश्न है कि देव की रचना है। देव कवि, तुरंत आपके मन में आ गया होगा कि ये रीतिकाल से जुड़े हुए हैं और रीतिकाल में भी रीतिबद्ध कवियों के अंतर्गत है। देव एक ऐसे कवि हैं जिनको कि आचार्य और कवि दोनों की श्रेणी में रखा जाता है। ये भी सवाल प्राय परीक्षाओं में आता है। तो यहाँ पर देखिए पूछा गया कि देव कवि की रचना है काव्य निर्णय, रसराज, श्रृंगार निर्णय, भाव विलास। तो देव की रचना कौन सी है? इसमें सही जवाब है ऑप्शन डी, भाव विलास। बाकी किसकी किसकी रचना है? काव्य निर्णय आप देखेंगे कि ये है भिखारी दास की, जिनकी काव्योक्ति ऊपर के प्रश्न में आई हुई थी। श्रृंगार निर्णय भी इन्हीं का है। रसराज हो गया मतीराम का। तो ये स्वतः आपके दिमाग में ये सारे तथ्य आने चाहिए। और मैं बार बार कहता हूं कि अगर आ रहे होंगे तो ये मानकर चलिए कि आपकी तैयारी ठीक चल रही है। नहीं आ रहे होंगे तो आपको थोड़ी सी अपनी सीटिंग प्लान को चेंज करना पड़ेगा, इसमें कुछ बढ़ोतरी करनी पड़ेगी, स्ट्रेटेजी को अपनाना पड़ेगा। अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला प्रश्न है कि साहित्य लहरी के रचनाकार। ऑप्शन दिया गया तुलसीदास, सूरदास, कृष्णदास, सुंदरदास। बहुत ही इजी सवाल है, तो सही जवाब हो गया ऑप्शन बी, सूरदास। साहित्य लहरी को एक चीज के लिए और जाना जाता है, इसमें दृष्टकूट पदों की संख्या मानी गई है। दृष्टकूट पद भी इसमें पाए जाते हैं। ये भी सवाल घुमाकर पूछा जाता है। अगला प्रश्न है कि अष्टछाप की स्थापना किसने की? विठलनाथ, बल्लभाचार्य, सूरदास, रामानंद। तो अष्टछाप की स्थापना 1565 ईस्वी के में विठलनाथ ने किया हुआ था। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। हालांकि अष्टछाप कवियों की संख्या कुल 8 है, जिसमें कि 4 विठलनाथ के शिष्य हैं और 4 बल्लभाचार्य के शिष्य हैं। कौन कौन शिष्य हैं ये आपके मन में आ जाना चाहिए। बाकी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास ग्रंथ में इन 8 का क्रम क्या दिया हुआ है, इस पर हमने चर्चा की है। एक बार आपके पास किताब होगी तो जरूर खोलकर देख लीजिएगा, क्योंकि पिछले बार परीक्षा में यह प्रश्न पूछा जा चुका है कि आचार्य शुक्ल के अनुसार अष्टछाप कवियों का क्या क्रम रहा है। अगला प्रश्न है कि सखी संप्रदाय के संपादक संस्थापक है। सखी संप्रदाय, जब भी संप्रदायों की बात की जाती है तो तुरंत भक्ति काल का नाम आपके मन में आना चाहिए, क्योंकि ज्यादातर संप्रदायों की स्थापना या संस्थापना भक्ति काल के कवियों ने की है। तो सखी संप्रदाय, ऑप्शन दिया गया है हित हरिवंश, वल्लभाचार्य, स्वामी हरिदास, मध्वाचार्य। तो इसके जो संस्थापक रहे सही जवाब है ऑप्शन सी, स्वामी हरिदास, जो कि सखी संप्रदाय के संस्थापक थे। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जितने भी नाम दिए सभी नाम किसी न किसी संस्थापना या संप्रदाय से जुड़े हुए। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि हित हरिवंश जो कि राधा वल्लभ संप्रदाय से जुड़े हुए, वल्लभाचार्य जो कि वल्लभाचार्य भी संप्रदाय से जुड़े हुए, मध्वाचार्य द्वैतवाद से जुड़े, वल्लभाचार्य शुद्धा द्वैतवाद, और एक और संप्रदाय इनका वल्लभ संप्रदाय। ठीक है, तो इस तरीके से मैं यही संकेत करना चाह रहा था कि जितने नाम दिए गए हैं उनका भी किसी न किसी संप्रदाय से जुड़ाव रहा है। अगला प्रश्न है कि गोस्वामी तुलसीदास की अंतिम रचना कौन सी है? तो प्राय परीक्षाओं में प्रथम रचना
और अंतिम रचना पूछी जाती रही है। यहाँ पर देखिए सवाल पूछ लिया गया कि तुलसीदास की अंतिम रचना कौन सी रही। ऑप्शन दिया गया विनय पत्रिका, दोहावली, कवितावली, हनुमान बाहु। तो आपके मन में ये उत्सुकता होने लगी होगी कि आखिरकार तुलसीदास की आखिरी कविता या रचना कौन सी रही है। सही जवाब है ऑप्शन डी, हनुमान बाहु। हनुमान बाहु को माना जाता है कि जब तुलसीदास की बाहु में पीड़ा उत्पन्न हुई थी तो उन्होंने हनुमान बाहु, इसका एक और भी नाम है, ठीक है, सीता से इसमें जुड़ा हुआ शब्द है। तो हनुमान बाहु भी याद रखिए और जिसके तरफ मैं बात कर रहा हूं उसको भी याद रखिए। तो अंतिम रचना हो गई हनुमान बाहु, ठीक है। अगला जो प्रश्न है कि मृगावती किसकी रचना है। बहुत ही इजी सवाल, सूफी काव्य से रिलेटेड। सही जवाब है ऑप्शन बी, कुतुबन। लेकिन अब बदलते हुए पैटर्न में मृगावती के नायक नायिका से भी सवाल बन सकता है और जो भी इसकी विषय वस्तु है वहां से भी सवाल बन सकते हैं। इसलिए आपको केवल रचना तक सीमित नहीं रहना है बल्कि इसको विस्तार से भी देखना है। कब इसका प्रकाशन हुआ ये भी अपने मन में रखें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित काव्योक्ति तुलसी की किस रचना से है। और काव्योक्ति है श्रुति सम्मत हरि भक्ति पथ संयुत विरति विवेक। श्रुति सम्मत हरि भक्ति पथ संयुत विरति विवेक किस रचना से रिलेटेड है। ऑप्शन दिया गया है रामचरितमानस, कवितावली, बीना पत्रिका, गीतावली। तो इसका जो यहाँ पर सही जवाब है कि ये रामचरितमानस से लिया गया है। अब यहाँ पर एक सवाल बनता है कि रामचरितमानस के किस कांड से लिया गया है। अभी मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूं और इसको कमेंट्स बॉक्स में मैं लिख भी दूंगा कि किस कांड से लिया गया है, क्योंकि अब पैटर्न चेंज होते हुए थोड़ा सा विस्तार ले रहा है। क्योंकि अब वो नहीं रहा कि पंक्तियां पूछ दी गई और रचनाएं पूछ दी गई, क्योंकि नए मौलिक प्रश्न बनाने के लिए थोड़े से अंदर से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आपको ध्यान में रखना चाहिए कि रामचरितमानस जो कि 7 कांडों में बटा हुआ है, तो आखिरकार ये किस कांड से रिलेटेड है। अगला प्रश्न है कि शब्द शक्ति के विषय में निम्नलिखित कथन किसका है, जो कि कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। इसको इंपॉर्टेंट कर सकते हैं। अभिधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणाहीन, अधम व्यंजना रस विरस, उलटी कहत नमी। ऑप्शन दिया गया केशवदास, भिखारी दास, देव कवि, चिंतामणि। तो तुरंत आपके मन में आ गया होगा कि ये पहले तो रीतिकाल के आचार्य से जुड़ी हुई पंक्ति है। सही जवाब है ऑप्शन सी, देव। देखिए यहाँ पर देव कवि लिख रहा है बार बार, कई जगह देव भी रहता है, दोनों चीजें हैं। बाकी किसी के नाम में कवि इत्यादि नहीं है, लेकिन देव कवि क्योंकि इनका नाम छोटा है। और देव का वास्तविक नाम क्या था ये आपने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा। इनका जन्म कहाँ, ये भी सवाल कई बार पूछ लिया जाता है कि इनका जन्म कहाँ हुआ था, ठीक है। तो शब्द शक्ति की परिभाषा देते हुए, उसके लक्षण को बताते हुए देव ने अविधा को उत्तम काव्य माना है। अक्सर लोग व्यंजना या लक्षणा को ज्यादा बेहतर काव्य मानते हैं, लेकिन यहाँ पर देव जो कि थोड़ा सा अलग, अविधा मतलब सीधे सीधे जो अपनी बातों को कह दे वही उत्तम काव्य, घुमा फिरा कर कहना इनके लिए उत्तम काव्य के अंतर्गत नहीं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा मतिराम का ग्रंथ नहीं है। तो यहाँ पर स्पेशली पूछा गया है। रीतिकालीन कुछ ऐसे कवि हैं जिनके ग्रंथों को आपको ध्यान में रखना है ज्यादातर, जैसे कि केशवदास हो गए, चिंतामणि, मतिराम, देव, जिनके 4 से अधिक काव्य ग्रंथ हैं, उनको अपने दिमाग में जरूर रखिए, क्योंकि पूछा जा सकता है, कहीं भी पूछा जा सकता है, क्रम में पूछा जा सकता है या फिर इस तरीके से कि कौन सा ग्रंथ नहीं है। तो यहाँ पर देखिए मतिराम का कौन सा ग्रंथ नहीं है। ऑप्शन दिया गया रसराज, रसविलास, ललित ललाम, छंदसार। कई किताबों में हमने देखा, जो गाइड नुमा किताबें हैं मार्केट में उपलब्ध है, उसमें इसका प्रश्न, इसका उत्तर गलत दिया हुआ है, ठीक है। सही जवाब है रस विलास, जो कि देव की रचना है। बाकी रसराज, ललित ललाम, छंदसार मतिराम का। और छंदसार एक नारायण दास करके भी कवि हैं, जो कि बहुत ही कम नाम आपने सुना होगा, उन्होंने भी लिखा है। छंदों को आधार, एक आपने देखा होगा रीतिकाल में शब्द आता है सर्वांग निरूपण, तो इसमें ऐसे कवियों को ही लिया जाता है जो कि अलंकार, छंद, रस सब पे चर्चा किए हों। तो यहाँ पर देखिए रसराज नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें रस की बात की गई होगी। लेकिन ललित ललाम, ये भी सवाल पूछा जाता है कि किस प्रकार का ग्रंथ है, ठीक है ना। तो इसको ध्यान में रखिए, ये दोनों सवाल प्राय परीक्षाओं में आते रहते हैं, खासतौर से ललित ललाम ज्यादा आता है। तो ललित का मतलब ये होता है सौंदर्य, तो सौंदर्य का संबंध सीधा किससे, अलंकार से। तो याद करने की आपको बहुत ज्यादा जोर देने की जरूरत है ही नहीं।
ठीक है ना। चलते हैं आगे, बात करते हैं। अगला जो प्रश्न यहाँ पर पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन रीति मुक्त कवि नहीं है। रीति मुक्त कवि यानी कि रीति काल में जो रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त कवियों की चर्चा की गई है, इसमें पूछा गया कौन सा नहीं। ऑप्शन दिया गया बोधा, ठाकुर, पद्माकर, आलम। तो रीति मुक्त कौन सा नहीं है? सही जवाब है ऑप्शन सी, पद्माकर। ठीक है, पद्माकर की रचनाओं को भी याद रखना है क्योंकि इनसे भी ज्यादा सवाल आ जाते हैं। अब रीति मुक्त कवि नहीं है, हमने बता दिया पद्माकर, लेकिन बोधा, ठाकुर, आलम ये कवि के तौर पर हैं और एक साथ में आप इसको याद करके रखे भी हों। अगला प्रश्न है कि चंडी चरित्र किसकी रचना है? गुरु गोविंद सिंह, भूषण, लाल कवि, सूदन। तो चंडी चरित्र, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, गुरु गोविंद सिंह की रचना है चंडी चरित्र। अगला प्रश्न है कि ज्यों ज्यों बसे जात दूरी दूरी, प्रिय प्राण मूरी, त्यों त्यों धसे जात मन, मुकुर हमारे मैं। भ्रमर गीत प्रसंग से संबंधित उपयुक्त पंक्तियों के कवि हैं। तो इसका तो उत्तर हम बताएंगे ही, साथ में आपको ध्यान में रखना है कि मान लीजिए पंक्तियों के कवि के तौर पर न पूछकर इसमें पूछ लिया जाए कौन सा अलंकार है, ठीक है, तो वो भी आपको पता होना चाहिए। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, जगन्नाथ दास रत्नाकर। ज्यों ज्यों बसे जात दूरी, प्रिय प्राण मोरी, त्यों त्यों धसे जात मन, मुकुर हमारे। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एकदम उल्टा हो रहा है। ठीक है, जैसे जैसे दूरी बढ़ती जा रही है वैसे वैसे मन में और प्रवेश होता जा रहा है। तो देख रहे हैं कि आप यहाँ पर उल्टा हो रहा है। तो कौन सा अलंकार होना चाहिए? अगर कोई विद्यार्थी कमेंट करे तो अच्छा रहेगा। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 22 पूछा गया कि निम्नलिखित में से किस गद्य कृति का निर्माण फोर्ट विलियम कॉलेज में हुआ था? फोर्ट विलियम कॉलेज से आप देख रहे हैं कि लगातार सवाल बन रहे हैं, तो तुरंत आपके मन में तमाम तथ्य फोर्ट विलियम कॉलेज से आ जाने चाहिए। इस गद्य कृति के निर्माण में ऑप्शन दिया गया भाषा योग वासिष्ठ, भाषा पदम पुराण, नासिकेतोपाख्यान, दृष्टांत सागर। तुरंत आपके मन में आ गया होगा कि फोर्ट विलियम कॉलेज से कौन कौन से व्यक्ति जुड़े हुए थे और उनकी कौन कौन सी रचनाएं थी या फिर गद्य कृतियां थी। सही जवाब हो गया ऑप्शन सी, नासिकेतोपाख्यान। अब नासिकेतोपाख्यान किसकी रचना है ये आपके मन में आ गया होगा। अगला प्रश्न है कि निस्सहाय हिंदू उपन्यास के लेखक हैं। निस्सहाय हिंदू उपन्यास के लेखक कौन है? ऑप्शन दिया गया है श्रीनिवास दास, राधा कृष्ण दास, बालकृष्ण भट्ट, राधाचरण गोस्वामी। तो इसका जो यहाँ पर सही जवाब क्या होगा, आप अपना दिमाग दौड़ाइए। निस्सहाय हिंदू ये काफी महत्वपूर्ण उपन्यास प्राय परीक्षाओं में आता है और इसमें इसकी विषय वस्तु को ध्यान में रखते हुए भी सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, तो निस्सहाय हिंदू का जो यहाँ पर सही जवाब है वो है राधा कृष्ण दास। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है, राधा कृष्ण दास। यानी कि जो भारतीय हिंदू युग के कवि के लेखक रहे, उपन्यासकार रहे, उन्हीं का उपन्यास ये है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा नाटक श्रीनिवास दास का नहीं है? यहाँ पर नहीं पर हमें जोर देना कि लाला श्रीनिवास दास का नाटक कौन सा नहीं है। ऑप्शन दिया गया है रणधीर प्रेम मोहिनी, महारानी पद्मावती, तप्ता संवरण, संयोगिता स्वयंवर। तो इसका जो यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन बी है, महारानी पद्मावती। ये नाटक जो है राधा कृष्ण दास द्वारा ही लिखा गया है और लाला श्रीनिवास दास जो कि माने जाते हैं कि हिंदी का जो पहला उपन्यास है परीक्षा गुरु, उसके भी लेखक हैं और इन्होंने नाटक भी कई ठो लिखे। और प्राय नाटक से जब भी सवाल बनते हैं तो श्रीनिवास दास से एक आध सवाल रहते ही रहते हैं। तो उनके सभी नाटकों को आप बिल्कुल ध्यान में रखिए कि कौन कौन उनके नाटक हैं। यहाँ पर संयोगिता स्वयंवर की जब भी चर्चा की जाती है तो माना जाता है कि व्यवहारिक आलोचना की शुरुआत सबसे पहले संयोगिता स्वयंवर से हुई थी। प्रेमगंज और प्रताप नारायण मिश्र इन लोगों ने लिखना शुरू किया था इस पे। तो इसको तो आप ऐसे भी आलोचना पढ़ते हुए भी पढ़े होंगे और यहाँ पर भी है। अगला प्रश्न है कि राजा लक्ष्मण सिंह ने अभिज्ञान शाकुंतलम का अनुवाद कब किया था? राजा लक्ष्मण सिंह, जैसा कि आप जानते हैं कि हिंदी साहित्य के इतिहास में दो राजाओं की चर्चा की जाती है, राजा लक्ष्मण सिंह और राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। लक्ष्मण सिंह एकदम प्योर तरीके से संस्कृत के समर्थक थे कि हिंदी की जो शब्दावली होगी वो संस्कृत निष्ठ होगी। उन्होंने अभिज्ञान शाकुंतलम का अनुवाद किया था। कब किया था? कई किताबों में पढ़ेंगे कि 1861 में किया था, कई जगहों पे लिखा है 1862 में किया है। और इसमें देखिए नियरेस्ट जो ऑप्शन आपको दिखाई पड़ रहा है वही ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। सही जवाब है ऑप्शन ए, 1863 ईस्वी में। सही मायने में हमने 1861 कई किताबों में पढ़ा हुआ है तो मूल रूप से तो यही है,
लेकिन परीक्षा तो परीक्षा होती है, हमें सही प्रश्न के उत्तर तक जाना है। तो इस जितने भी विकल्प दिए गए हैं सबके अनुसार 1863 क्या हो गया, सही हो गया। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से भारतेंदु का कौन सा नाटक प्रबोध चंद्रोदय की प्रतीकात्मक शैली से प्रभावित है। हाँ, तो भारतेंदु के नाटकों पर हमने चर्चा की है। मैं बार बार आप लोगों से कहता हूँ कि किसी भी वीडियो लेक्चर के थंबनेल इत्यादि को बहुत नहीं ध्यान देना है, आपकी हर परीक्षा के दृष्टिकोण से यहाँ पर चीजें मौजूद हैं। तो बातों ही बातों में आपके मन में ये सब ऑप्शन आ गए होंगे कि प्रबोध चंद्रोदय के हिसाब से भारतेंदु हरिश्चंद्र ने क्या लिखा था। अंधेर नगरी, विषस्य विषमौषधम, पाखंड विडंबन, वैदिकी हिंसा हिंसा न भवती। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो इसका सही जवाब है उसको हमने पहले से ही लिखा हुआ हाथ से, पाखंड विडंबन। यहाँ पर ऑप्शन में भारत दुर्दशा दिया गया था, जो कि इस हिसाब से ये प्रश्न ही गलत हो जाता, लेकिन क्योंकि हम प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं तो थोड़ा बहुत कुछ जो सही उत्तर है उसको हम यहाँ पर संशोधित करके आपके सामने रख दिए। प्रबोध चंद्रोदय, सबसे बड़ी बात ये है कि आपको याद रखना है कि प्रबोध चंद्रोदय नाटक को आधार बनाते हुए भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कौन सा नाटक लिखा है। इसका मतलब है कि ये नाटक एक तरीके से क्या है, अनुदित की श्रेणी में आएगा। अगला प्रश्न है कि बालकृष्ण भट्ट किसके संपादन कर्म से जुड़े थे। देखिए प्रश्न कैसे बदल दिया गया है यहाँ पर। ये भी पूछा जा सकता था कि बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया, लेकिन यहाँ पर पूछा गया कि संपादन कर्म से जुड़े हुए थे। ऑप्शन दिया गया है ब्राह्मण, सरस्वती, कवि वचन सुधा, हिंदी प्रदीप। तो ये पत्र पत्रिकाओं से रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है। आपके मन में तुरंत आ गया होगा कि इसका सही जवाब है हिंदी प्रदीप। और हिंदी प्रदीप कहाँ से प्रकाशित होता था, ये सब भी आपके मन में आना चाहिए। सरस्वती से रिलेटेड जो भी तथ्य हैं वो भी आ जाने चाहिए। ब्राह्मण के संपादक कौन थे, ये सब आ जाना चाहिए। आपके आ जाना चाहिए का मतलब कि आपका रिवीजन हो, आप अपने मन और दिमाग से दोनों से बातचीत करते रहें, तभी आप सही मायने में तैयारी कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप सभी चीजों को जान गए। यहाँ पर बालकृष्ण भट्ट सही मायने में हिंदी प्रदीप के संपादक थे। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी रचना कृष्ण कथा पर आधारित नहीं है। कृष्ण कथा पर आधारित कौन सी रचना नहीं है, हमें यह बताना है। ऑप्शन दिया गया प्रिय प्रवास, अग्निलीक, भ्रमरदूत, अंधायुग। तो आपके मन में आने लगा होगा कि हमने तो पढ़ा था प्रिय प्रवास भी है, भ्रमरदूत भी है, अंधायुग भी है, तो अब बच रहा है अग्निलीक, जो कि कृष्ण कथा पर आधारित नहीं है बल्कि राम कथा पर आधारित है। और ये भी आना चाहिए कि अग्निलीक के जो कवि हैं कौन रहे हैं। तो सही जवाब इसका यहाँ पर है भारत भूषण अग्रवाल। भाभू एक तरीके से आप याद कर सकते हैं, और भारत भूषण अग्रवाल का संबंध सप्तक से जुड़ा हुआ है। तुरंत बहुत सारे विद्यार्थी कमेंट्स करना शुरू कर देंगे कि जी बिल्कुल, सप्तक से किस सप्तक से जुड़े हुए हैं, आप इसको कमेंट करके बता सकते हैं। लेकिन फिलहाल यहाँ पर ध्यान रखना है अग्निलीक, जो कि राम कथा पर आधारित है, भारत भूषण अग्रवाल द्वारा लिखा गया। बाकी जो भी रचना है सब कृष्ण कथा पर आधारित है। अगला प्रश्न है जिसका मैं इंतजार कर रहा था, बहुत सारे विद्यार्थी कमेंट्स कर रहे हैं कि शिव शंभू के चिट्ठे बालकृष्ण भट्ट की रचना है, जबकि आप जानते हैं कि इसको लिखा है बाल मुकुंद गुप्त ने। चलते हैं बात करते हैं कि शिव शंभू के चिट्ठे के निबंधकार हैं। ऑप्शन दिया गया बाल मुकुंद गुप्त, बालकृष्ण भट्ट, अध्यापक पूर्ण सिंह, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। तो सभी नाम समकालीन तौर पर लिए जा सकते हैं, कुछ इसमें नाम द्विवेदी युग के हैं, कुछ नाम भारतेंदु युग के हैं। सही जवाब इसका है ऑप्शन ए बाल मुकुंद गुप्त। लेकिन जो बच्चे कह रहे हैं कि शिव शंभू के चिट्ठे बालकृष्ण भट्ट ने लिखा है, शायद वो यूजीसी नेट के सिलेबस को गंभीरता से पढ़ लिए हैं, वहां पर इसको गलत लिख दिया गया है। तो इसलिए यहाँ अगर जुड़े हुए हैं तो आप बाल मुकुंद गुप्त कट करके उसको लिख लीजिए। और जैसा कि आप जानते हैं कि इसमें लॉर्ड कर्जन के ऊपर बाल मुकुंद गुप्त ने एक तरीके से व्यंग किया हुआ है, ठीक है ना। तो काफी ये फेमस रहा है, और पाठ्यक्रमों में अलग अलग परीक्षाओं के पाठ्यक्रमों में ये आपको मिल जाता है। शिव शंभू के चिट्ठे, बाल मुकुंद गुप्त ने इसको लिखा है। तो जो बच्चे बालकृष्ण भट्ट याद करके रखे हुए हैं वो बिल्कुल इसको संशोधित करें, वरना आप परीक्षा में इसी तरीके से गलत करते रह जाएंगे। और कई बार विद्यार्थी जब इस लेक्चर को देखते हैं, प्रैक्टिस सेट को देखते हैं, तो उनको लगता है कि कहीं भी गलती पकड़ी जाए, गलती पकड़कर तुरंत कमेंट्स किया जाए। लेकिन लिखने से पहले एक बार जरूर आप उसको रीचेक करिए, ठीक है, क्रॉस चेक जिसको कहा जाता है, इसके बाद ही कमेंट्स करें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। आगे चलते हैं, बात करते हैं अगला जो प्रश्न है कि जो घनीभूत पीड़ा थी मस्तक में स्मृति सी छाई, दुर्दिन में आंसू बनकर वह आज बरसने आई। काव्य पंक्तियां किस कवि की हैं, या फिर यहाँ पर ऑब्लिक देखिए कवियत्री भी लिखा जा सकता था, कवि लिख दिया तो बहुत सारे विद्यार्थियों को लगेगा कि ये महादेवी वर्मा की पंक्ति तो नहीं है,
ठीक है, तो देखिए, जो घनीभूत पीड़ा थी मस्तक में स्मृति सी छाई, दुर्दिन में आंसू बनकर। दुख पीड़ा इसमें दिखाई पड़ रही है, लेकिन ये किसकी काव्य पंक्ति है? सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन सी, जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद की ये पंक्ति है कि जो घनीभूत पीड़ा थी मस्तक में स्मृति सी छाई। तो जयशंकर प्रसाद ने, या आप देखेंगे आप जितने भी छायावादी कवि रहे हैं, सभी कहीं न कहीं अपने आत्माभिव्यक्ति को प्रस्तुत करने का प्रयास करते रहे, चाहे वो निराला हो, चाहे जयशंकर प्रसाद हो, महादेवी वर्मा हो, पंत हो, सबने इसी तरीके की कविता लिखी है। तो इसको आप नोट कर लीजिए कि ये जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखी गई है। ठीक है, चलते हैं आगे, बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है यहाँ पर कि धिक, जैसा कि मैं अभी बता रहा था, एक प्रसाद जी का हमने देख लिया। अब आगे अगली जो पंक्ति है ये समझ में आ जाएगा किसकी है। धिक धाये तुम यो अनाहूत, धो दिया श्रेष्ठ कुल धर्म धूत, राम के नहीं काम के सूत कहलाए। उपयुक्त काव्य पंक्तियों का संबंध किस काव्य रचना से? ऑप्शन दिया गया है साकेत, तुलसीदास, राम की शक्ति पूजा, संशय की एक रात। ठीक है, तो यहाँ पर प्राय आप देखेंगे कि जो यहाँ पर रचनाएं दी गई हैं, दो रचनाएं तो दी गई हैं निराला की। ठीक है, दो रचनाएं यहाँ पर निराला की दी गई हैं। एक रचना मैथिली शरण गुप्त की है और एक है संशय की रात। ठीक है, तो यहाँ पर हमें बताना है कि ये कहाँ से ली गई। सही जवाब है ऑप्शन बी, तुलसीदास नामक कविता से इस पंक्ति को उठाया गया। और निराला की एक खास विशेषता ये भी रही है कि धिक शब्द का प्रयोग उन्होंने ज्यादातर अपने काव्य पंक्तियों में किया है, चाहे वो राम की शक्ति पूजा पढ़े, धिक जीवन जो पाया, या फिर सरोज स्मृति पढ़े, धिक शब्द बार बार उन्हीं के यहाँ आता है। ठीक है, चलते हैं, बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है कि कविता दो शब्दों के बीच की नीरवता में रहती है, काव्य भाषा के संबंध में उपयुक्त मत किसका है? ऑप्शन दिया गया है नामवर सिंह, रामस्वरूप चतुर्वेदी, शमशेर बहादुर सिंह, अज्ञे। तो कविता दो शब्दों के बीच की नीरवता है, किसका मानना है? सही जवाब है ऑप्शन डी, अज्ञे का मानना है। अज्ञे की एक और पंक्ति आती है कि कविता प्रारंभ में भी शब्द है और अंत में भी शब्द है, कविता कुल मिलाकर शब्द के ऊपर ही निर्भर है। तो शब्दों के बीच की नीरवता है, ये माना था अज्ञे ने। अगला प्रश्न है कि अनंत देवी प्रसाद के किस नाटक की पात्र है? अनंत देवी, तो जयशंकर प्रसाद के नाटकों के जो पात्र हैं वो भी इंपॉर्टेंट है, परीक्षाओं में प्राय पूछे जाते रहे। ऑप्शन दिया गया है राजश्री, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामी, विशाख। तो अनंत देवी का संबंध है ऑप्शन बी, स्कंदगुप्त से जुड़े हुए पात्र हैं अनंत देवी। अब स्कंदगुप्त में कुल कितने अंक हैं, कब इसका प्रकाशन हुआ, कौन कौन से और स्त्री पुरुष पात्र हैं, ये सब आपके मन में आना चाहिए। स्कंदगुप्त से हर परीक्षा में कुछ न कुछ सवाल रहते हैं। तो देखिए, यहाँ पर हम प्रैक्टिस सेट तो कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ में हम ये भी देख रहे हैं कि आगे की परीक्षाओं में या फिर प्रैक्टिस सेट्स में या क्वेश्चन पेपर में हमें किन किन एरियाओं पर ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। चलते हैं आगे, बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा खंड काव्य राम नरेश त्रिपाठी का नहीं है? ऑप्शन दिया गया मिलन, पथिक, नहुष, स्वप्न। तो राम नरेश त्रिपाठी के आप देखेंगे तीन खंड काव्यों की चर्चा की जाती है। खंड काव्य, इसे ये पता चल रहा है कि अगर मिलन आ जाए, पथिक आ जाए, स्वप्न पूछा जाएगा ये किस प्रकार के काव्य हैं, तो तुरंत आप बताएंगे कि ये खंड काव्य है। तो हमें बताना कि नहीं कौन सा है, तो सही जवाब हो गया ऑप्शन सी, नहुष। नहुष तुरंत आपके मन में आ गया होगा, गिरिधर चंद्र जो कि हरिश्चंद्र के पिताजी थे, उन्होंने लिखा था, नाटक के तौर पर है नहुष। ठीक है, तो कौन सी रचना नहीं रही? ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। बाकी मिलन, पथिक, स्वप्न जो कि बैक टू बैक राम नरेश त्रिपाठी ने लिखा हुआ है, खंड काव्य के तौर पर। अगला प्रश्न है कि मुन्नी मोबाइल किसका उपन्यास है? ऑप्शन दिया गया प्रदीप सौरभ, महुआ माझी, अरिता शुक्ला और तुलसीराम। तो यहाँ पर हमें बताना है मुन्नी मोबाइल बहुत ही हमारे जीवन से जुड़ा हुआ यह प्रश्न एक तरीके से। मोबाइल शब्द इसमें है और इसके पहले जोड़ दिया गया मुन्नी मोबाइल, उपन्यास है। ऑप्शन सही जवाब है इसका ए, प्रदीप सौरभ। प्रदीप सौरभ ने लिखा मुन्नी मोबाइल। अगला प्रश्न है कि पिंजरे में मैना किसकी आत्मकथा है? पिंजरे में मैना, और यहाँ पर पिंजरा एक तरीके से प्रतीक है गुलामी का, उसमें मैना किसका प्रतीक है? स्त्री का। ये ऐसे ही नाम नहीं इन्होंने दिया हुआ है, इसका कुछ न कुछ अर्थ है। आप इसको याद कर लिए होंगे, लेकिन अब आपके मन में इसका अर्थ
तुरंत बैठ गया होगा और आपको एक झंझनाहट सी हुई होगी कि अच्छा इसका मतलब ये था, पिंजरे में मैना मतलब स्त्री गुलाम है और उसी पर आधारित ये आत्मकथा लिखी गई। कौन लिखा? चित्रा मुद्गल, मैत्रेयी पुष्पा, चंद्रकिरण सौंदरक्षा या फिर मृदुला गर्ग। तो इसका जो सही जवाब यहाँ पर आपके मन में आ गया कि जी बिल्कुल सही जवाब है चरण चंद्रकिरण सोनेरिक्शा ने लिखा पिंजरे में मैना। अगला प्रश्न है कि मंगल का विधान करने वाले दो भाव हैं, किसका कथन है? मंगल का विधान करने वाले, ये मंगल जो दिन है उसका नहीं, यहाँ पर इसकी नहीं चर्चा की जा रही है, बल्कि ये निबंध है काव्य में लोक मंगल की साधना अवस्था। तो जैसे मैंने नाम लिया आपके दिमाग में तुरंत आ गया होगा कि इसका सही जवाब होगा रामचंद्र शुक्ल। मंगल का विधान करने वाले दो भाव हैं, ये कथन किसका है? ऑप्शन तो दिया गया था श्याम सुंदर दास, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, नंद दुलारे वाजपेयी, लेकिन सही जवाब हो गया रामचंद्र शुक्ल। और रामचंद्र शुक्ल ने चिंतामणि भाग 1 में एक अपने निबंध काव्य में लोक मंगल की साधना अवस्था में इसका जिक्र किया कि दो भाव होते हैं। वो दो भाव कौन है? आपके मन में जिज्ञासा उत्पन्न हो रही होगी। पहला भाव है करुण और दूसरा भाव है प्रेम। ठीक है, करुण और प्रेम जो है मंगल का विधान करने वाले दो भाव। इसी तरीके से शुक्ल जी के निबंधों को जब आप पढ़ेंगे तो कहीं उन्होंने कल्पना के दो भाव बताए हुए हैं, ठीक है, कहीं भाव के दो भाव, मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि उन्होंने कई प्रकार बताए हैं जो कि परीक्षा में प्राय आते हैं, जिसका कि एक उदाहरण यहाँ पर आप देख ले रहे हैं। ठीक है, तो मंगल का विधान करने वाले दो भाव कौन कौन से रहे? करुण और प्रेम। अगला प्रश्न है कि आलोचना का विषय कवि नहीं कविता है, किसका कथन है? आलोचना का विषय कवि नहीं बल्कि उसकी कविता है। जैसे कई बार हम आलोचनाएं करते हैं तो देखते हैं कि कौन व्यक्ति उसको लिखा है, कवि को ध्यान में रखते हैं कि वो मार्क्सवादी हैं, वो प्रगतिवादी हैं, वो राष्ट्रवादी हैं, वो मनोविश्लेषणवादी हैं, फिर उसकी कविता का हम मूल्यांकन करते हैं कि जो जैसा है उसी तरीके से लिखेगा। जैसे कि कोई अगर दलित है तो हमें लगेगा कि वो अम्बेडकरवादी होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर कहना है कि कवि नहीं बल्कि कविता, जो उसका मूल फैक्ट्स है वो होना चाहिए। तो किसका मानना था ये? ऑप्शन दिया गया ड्राइडन, टी.एस. इलियट, क्रोचे, लोंजाइनस। तो सही जवाब हो गया ऑप्शन बी, टी.एस. इलियट का मानना था कि आलोचना का विषय कवि नहीं बल्कि कविता होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से आपने देख लिया, इसका सही जवाब हो गया ऑप्शन बी। अगले प्रश्न पे बात करें। अगला प्रश्न जो है प्रश्न नंबर 39, बड़ा सा प्रश्न है यहाँ पर जो कि भारतीय काव्य शास्त्र से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए पूछा गया कि सत्तोद्रेकाद खंड स्वप्रकाशानंद चिन्मय वेद्यांतर स्पर्श शून्यो ब्रह्मा स्वाद सहोदर लोकोत्तर चमत्कार प्राण कैशित मातृभि स्वकारवद भिन्न त्वे नामयद्वास्यते रस। तो एक तरीके से आपको पढ़ने के लिए भी थोड़ा सा वक्त लगाना पड़ेगा इसको, और जल्दीबाजी में इसको नहीं, बल्कि पूछा गया कि रस के विषय में उपयुक्त स्थापना किस आचार्य की है। जब भी रस की बात आती है तो सबसे पहले हमारे मन में भरत मुनि का नाम आता है, लेकिन यहाँ पर पूछा गया रस को माना गया है ब्रह्मानंद सहोदर या फिर, ठीक है, लोको चमत्कार के रूप में इसको देखा गया। इसकी परिभाषा भी लंबी चौड़ी हो सकती है, व्याख्या। ये किस आचार्य द्वारा कहा गया है, स्थापना दी गई रस के संदर्भ में? ऑप्शन दिया गया आचार्य भरत, आचार्य भट्टनायक, आचार्य अभिनवगुप्त, आचार्य विश्वनाथ। तो सही जवाब है ऑप्शन डी, विश्वनाथ का मानना है ये कि सत्तोद्रेकाद, सत्य, प्रकाश, वेदांतर, ब्रह्मानंद सहोदर, लोकोत्तर, इन सबके मिलाने के बाद रस की उत्पत्ति होती, ठीक है, या फिर रस निर्मित होता है। सही जवाब हो गया विश्वनाथ जी का है। और ज्यादातर जरूरी है कि इस पंक्ति को अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि हमने कहीं पढ़ा था ये सत्तोद्रेक, इस और या फिर इसकी व्याख्या को भी अपने दिमाग में रखिए जो मूल भाव है। जैसे आगे बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा नाटक कालिदास के चरित्र से संबंधित नहीं? ऑप्शन दिया गया है आठवां सर्ग, कंधे पर बैठा था सांप, शकुंतला की अंगूठी, आषाढ़ का एक दिन। तो कौन सा नाटक कालिदास में पात्र के रूप में नहीं? ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि जितनी रचनाएं हैं कहीं ना कहीं कालिदास कवि से जुड़ी हुई हैं, जो नाटककार के तौर पर हम उनको जानते हैं। लेकिन कई नाटकों में कालिदास को चरित्र के रूप में रखा गया है। इसमें से कौन सा नाटक नहीं है? सही जवाब है ऑप्शन सी, शकुंतला की अंगूठी नाम से जो नाटक है उसमें कालिदास चरित्र नहीं है, बल्कि जो कालिदास की रचना है अभिज्ञान शाकुंतलम, उसको एक तरीके से
दोबारा लिखने का प्रयास यहाँ पर किया गया है। 8वां सर्ग में कालिदास है, ठीक है। कंधे पर बैठा था सांप, ये भी कालिदास इसमें है। आषाढ़ का एक दिन में आप जानते हैं कि कालिदास इसके नायक के तौर पर है। तो इन तीनों रचनाओं में तो है, लेकिन ऑप्शन सी में कालिदास का जिक्र नहीं हुआ, बल्कि कालिदास की जो रचना है नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम को ही नए सिरे से लिखने का प्रयास किया गया है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित साहित्यिक वादों का सही अनुक्रम बताइए। साहित्यिक वादों का, यानी वादों का मतलब ये वादा उस तरीके का नहीं है जो मानवीय वादा, बल्कि वाद मतलब सिद्धांत। वाद का मतलब सिद्धांत भी होता है। तो साहित्यिक सिद्धांतों या वादों का सही अनुक्रम कौन सा है? वही सब दिया गया है, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रपद्यवाद, प्रयोगवाद। तो इजीली जब आप समय को ध्यान में रखेंगे, वैसे भी इतिहास को क्रम से पढ़ेंगे तो तुरंत आप बता देंगे। तो पहले नंबर पे कौन सा आएगा? पहले नंबर पर आएगा छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, प्रपद्यवाद। इसके लिए कोई ईयर इत्यादि बहुत याद करने की जरूरत नहीं है, फिर भी याद होगा तो ज्यादा बेहतर रहेगा। और इन वादों के अंतर्गत कौन कौन से कवि रहे, उनकी प्रवृत्तियां क्या रही हैं, वो अगर ध्यान में रखेंगे तो ठीक रहेगा। ज्यादातर सवाल प्रपद्यवाद से पूछा जाता है। इसका एक और नाम है जिसको कि हम बोलते हैं नकीनवाद, ठीक है। नकेनवाद, जिसमें कि नलिन बिलोचन शर्मा केसरी और एक नाम और है, ठीक है। 3 नाम है यहाँ पर, ठीक। नकेनवाद, तो प्रपद्यवाद को ही नकेनवाद भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि जीवन काल की दृष्टि से निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम क्या है? जीवन काल के दृष्टिकोण से हमें बताना है कि सही अनुक्रम क्या है। तो देखिए, इसके लिए कोई जरूरी नहीं है आपको कि पूरा ईयर वाइज याद करें, आप काल के हिसाब से भी इसका सही जवाब बता सकते हैं, क्योंकि परीक्षाओं में हमें ध्यान में रखना है कि भाई ज्यादा से ज्यादा प्रश्न सही हो। तो यहाँ पर देखिए नाम दिया गया सोहनलाल द्विवेदी, सूरदास, केशवदास, जगन्नाथ दास रत्नाकर। बहुत ही इजी सवाल है, बस इसको सावधानी से रखना है। सही जवाब है ऑप्शन सी, सूरदास, केशवदास, जगन्नाथ दास रत्नाकर, सोहनलाल द्विवेदी। अगला प्रश्न है, रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम कौन सा है? तो रचना काल के दृष्टिकोण से सही अनुक्रम इसमें कौन सा है वो हमें बताना है। ऑप्शन दिया गया है कुवलय माला कथा, राहुल वेल, उक्ति व्यक्ति प्रकरण, वर्ण रत्नाकर। तो देखिए ये जो प्रश्न है, थोड़ा सा आप देख रहे हैं कि जितने भी इसमें रचनाओं का नाम दिया गया है, सभी रचनाएं आदिकाल से जुड़ी हुई, ठीक है। तो इसका याद करना तो काफी कठिन है, क्योंकि आदिकाल की रचनाओं का हमें एग्जैक्ट प्रकाशन वर्ष इत्यादि नहीं पता चलता है, लेकिन मोटे तौर पर जब मैं इतिहास ग्रंथ पढ़ रहा था तो मैंने नोट किया हुआ था। यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। एक चीज, इसका उत्तर तो पता चल ही जाएगा, लेकिन एक चीज ध्यान में रखना है कि इनके रचनाकारों का नाम आपके मन में आना चाहिए। अभी वक्त मैं आपको दे रहा हूँ 5 सेकंड का, आप अपने दिमाग में ला दीजिए, तभी ये मानकर चलिए कि ये आप सही कर रहे हैं, ठीक है ना। कुवलय माला, जिसके लेखक हैं उद्योतन सूरी, ठीक है ना, उद्योतन सूरी करके इन्होंने लिखा। सात, ये मानकर चलिए कि 8वीं शती के आसपास में। राहुल वेल, रोडा, इसके जो कवि हैं ये आप जान ही रहे होंगे। उक्ति व्यक्ति प्रकरण, दामोदर, ये व्याकरण का के तौर पर है। वर्ण रत्नाकर, ज्योतिश्वर ठाकुर। तो इनका समय देखा जाए तो मोटी तौर पर 8वीं, 10वीं, फिर इसके बाद 12वीं, और ये भी ये 14वीं शताब्दी का, ठीक है ना। तो इस तरीके से सही जवाब हो गया ऑप्शन ए। तो कुछ चीजें हैं जिनको, क्योंकि हम परीक्षाओं के दृष्टिकोण से तैयारी कर रहे हैं तो लफाजी नहीं कर सकते, इसलिए नोट करके भी रखना पड़ता है, जिससे कि आप लोगों को भी लगेगा कि कितना इसके लिए हमने मैं तैयारी की हुई है, यूं ही उठकर नहीं आ गए और बताना शुरू कर दिए। इसीलिए देखते हैं कि एक ही टीम, तो एक व्यक्ति पर ज्यादा आप विश्वास कर सकते हैं। कई जगहों पर आपने देखा होगा कि पेपर कोई बनाता है, उत्तर कोई लिखता है और प्रस्तुत कोई करता है, इसलिए क्या होता है, तालमेल नहीं बैठ पाता है। तो क्या होता है कि उत्तर इधर उधर गलत सलत भी होने लगते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है, पूछा गया कि रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम बताइए। साकेत, प्रिय प्रवास, तुलसीदास, कृष्णायन। तो इसके हिसाब से हमें देखना है कि कौन सा अनुक्रम सही है। चारों ऑप्शन में यही सब रचनाएं दी गई हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं प्रिय प्रवास 1914 में, 1931 में साकेत, तुलसीदास जो रचना 1938 में, 1942 में लिखा गया कृष्णायन। सही जवाब हो गया ऑप्शन बी, ठीक है। चलते हैं आगे, बात करते हैं। जो अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 45। यहाँ पर देखिए प्रकाशन वर्ष के दृष्टिकोण से ज्यादातर सवाल पूछे जा रहे हैं। रचना काल के आधार पर दिनकर की निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम क्या है?
अब ये बहुत कठिन होने लगता है कि आखिरकार हम कितने लेखकों की या फिर रचनाओं को प्रकाशन वर्ष के दृष्टिकोण से बिल्कुल याद करके रखें, ये संभव नहीं। इसलिए आपको किसी भी रचनाकार की कुछ जो खास रचनाएं हैं उनके प्रकाशन वर्ष को आप अपने दिमाग में रखिए, बाकियों को टैली करके सही उत्तर तक पहुंचने का प्रयास कीजिए। तो यहाँ पर देखिए नाम दिया गया दिनकर की डायरी, व्हाट पीपल, संस्कृति के 4 अध्याय, मिट्टी की ओर। तो इन सभी रचनाओं में आ गया उसमें मिट्टी की ओर सबसे पहले यहाँ पर नाम आया हुआ है, जिसका प्रकाशन वर्ष हुआ 1946 में। ठीक है, इसके बाद व्हाट पीपल का आया हुआ है 1961। इन दोनों का मुझे प्रकाशन वर्ष मिला है। तो इस तरीके से इसका जो यहाँ पर सही जवाब हो रहा है ऑप्शन सी हो रहा है। अगला प्रश्न है कि रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम बताना है। उपन्यासों का सही अनुक्रम, और जितने भी उपन्यास दिए गए हैं सभी उपन्यास अलग अलग उपन्यासकारों के हैं, जिसमें आप देख रहे हैं कि चित्रलेखा, विराटा की पद्मिनी, बुध और समुद्र, सुहाग के नुपुर। तो इसमें आप देख रहे हैं कि सबसे पहले जो नाम आना चाहिए वो है चित्रलेखा। 1934 में इसका जो प्रकाशन हुआ, विराटा की पद्मिनी 1936 में, बुध और समुद्र जिसका प्रकाशन हुआ 1956 में, और सुहाग के नुपुर जिसका प्रकाशन हुआ 1960 में। कई किताबों में हमने देखा, खासतौर से जो कॉम्पिटिटिव किताबें हैं, चाहे वो समसामयिक घटना चक्र की हो या फिर यूथ पब्लिकेशन की, उसमें इसका उत्तर गलत दिया हुआ है। ठीक है ना, तो आप इसको करेक्ट कर लीजिए, उस हिसाब से सही कर लीजिए। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि रचना काल की दृष्टि से प्रेमचंद के उपन्यासों का सही अनुक्रम है। प्रेमचंद के उपन्यासों को आपको हर परीक्षा के पहले एक बार रिवीजन करके जाना पड़ेगा, तभी आप इसका सही जवाब दे सकते हैं। तो यहाँ पर उपन्यास पूछे गए, दिए गए नाम गबन, गोदान, सेवा सदन, रंगभूमि। तो प्राय ऐसे प्रश्नों को आप अच्छे से बता देते हैं। सही जवाब है ऑप्शन डी, सेवा सदन, रंगभूमि, गबन, गोदान। तो प्रकाशन वर्ष अगर याद हो तो और ज्यादा बेहतर है, 18, 25, 31 और 36। इस तरीके से प्रेमचंद के उपन्यासों का क्रम है। अगला प्रश्न है यहाँ पर रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित कहानियों का सही अनुक्रम क्या है। तो कहानियां दी गई हैं, बड़े भाई साहब, वापसी, डेफोडिल जल रहे हैं, पाल गोमरा का स्कूटर। तो अब ये मुश्किल है कि हर कहानी, उपन्यास, निबंध इत्यादि का हम प्रकाशन वर्ष याद करके रखें, बल्कि अब यहाँ पर हमें उसे आईक्यू लेवल से बताना पड़ेगा कि आखिरकार सही जवाब क्या होगा। तो इसमें आप देख रहे हैं कि सबसे पहले प्रेमचंद की रचना है बड़े भाई साहब, वापसी उषा प्रियमदा, डेफोडिल जल रहे हैं मृदुला गर्ग, पाल गोमरा का स्कूटर उदय प्रकाश। तो इस तरीके से सही जवाब हो गया ऑप्शन ए। रचनाकारों के आधार पर हमने इसका उत्तर ढूंढा है, तो ऐसे भी हमें खोजने लेने चाहिए उत्तर। अगला प्रश्न है जो कि खास नाटककार को ध्यान में रखते हुए पूछा गया कि रचना काल की दृष्टि से सुरेंद्र वर्मा के निम्नलिखित नाटकों का सही अनुक्रम क्या है। तो सुरेंद्र वर्मा, किसी का याद करिए मत करिए, सुरेंद्र वर्मा ने ढेर सारे नाटक लिखे हुए हैं और परीक्षाओं में इनके नाटक पूछे जाते हैं, तो इनको ध्यान में रखिए। इनका अनुक्रम क्या है, छोटे सैयद, बड़े सैयद, द्रौपदी, आठवां सर्ग, शकुंतला की अंगूठी, ये सब दिया गया है। अब इसमें हमें बताना है कि सही उत्तर क्या है। तो सही उत्तर में आप देखें तो सबसे पहले जो इसमें नाम आ रहा है वो है द्रौपदी वाला जो ऑप्शन है, द्रौपदी, आठवां सर्ग, छोटे सैयद, बड़े सैयद, शकुंतला की अंगूठी। तो क्रम से आप देखें 1972 में द्रौपदी आया, 1976 में आठवां सर्ग आ गया है, और 1982 में छोटे सैयद, बड़े सैयद, और 90 में आया है शकुंतला की अंगूठी। तो इस तरीके से इसका सही जवाब हो गया सी। ठीक, आगे बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है, रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम क्या है। कुकुरमुत्ता, दीपशिखा, पल्लव, कामायनी, यही चारों ऑप्शन दिए गए हैं। तो सबसे पहले नाम आना चाहिए पल्लव का। ठीक है, तो डी ऑप्शन इसका सही जवाब हो गया। और आप अपने दिमाग में रख भी लीजिए कि कौन सी रचना किस काल खंड में। दो रचनाएं आप देख रहे हैं कि इसमें 42 में लिखी गई, तो चाहे आगे हो चाहे पीछे, लेकिन पल्लव आप देख रहे हैं इसी ऑप्शन में पहले है, तो इसका सही जवाब हो गया डी। अगला प्रश्न है कि रचना काल के आधार पर अज्ञेय की रचनाओं का सही अनुक्रम क्या है। अज्ञेय के उपन्यास, अज्ञेय के जो काव्य ग्रंथ हैं, उन पे आधारित प्रायः परीक्षाओं में सवाल पूछे जाते हैं, इसलिए इनको भी विशेष तौर पर आपको
ध्यान में रखना है। रचनाओं का नाम इसमें दिया गया आंगन के पार द्वार, हरी घास पर क्षण भर, भग्नदूत, बावरा अहेरी। तो सबसे पहले इसमें कौन सी रचना लिखी गई है? ऑप्शन बी इसका यहाँ पर सही जवाब है। भग्नदूत 1933 में, हरी घास पर क्षण भर 49 में, बावरा अहेरी 54 में और आंगन के पार द्वार 61 में ये सभी रचनाएं आई हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है कि जीवन काल की दृष्टि से निम्नलिखित रचनाकारों का सही अनुक्रम क्या है? तो इसके लिए बहुत ज्यादा आपको जन्म काल इत्यादि नहीं बल्कि युग को ध्यान में रखिए। श्रीधर पाठक, मैथिली शरण गुप्त, दिनकर अज्ञे। तो इस तरीके से इसका जो सही जवाब है इसमें विकल्प के अनुसार ऑप्शन ए है। ठीक है। अगला प्रश्न है रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित कविताओं का सही अनुक्रम बताइए। अंधेरे में, असाध्य वीड़ा, सरोज स्मृति, पटकथा। तो आप देख रहे हैं कि इसमें सबसे पहले जिस ऑप्शन में सरोज स्मृति होगा वो ऑप्शन सही हो जाएगा। ऑप्शन सी सरोज स्मृति, असाध्य वीड़ा, अंधेरे में, पटकथा। ये किसकी ये सभी जो कविताएं यहाँ पर ये कविताएं कहीं न कहीं लंबी कविता है। ठीक है, लंबी कविता के श्रेणी में। ठीक, तो निराला, अज्ञे, मुक्तिबोध और धूमिल की ये सारी रचनाएं यहाँ पर है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित रचना रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित कवियों कृतियों का सही अनुक्रम क्या है? सतरंगे पंखों वाली, युग की गंगा, फूल नहीं रंग बोलते हैं, मिट्टी की बारात। तो ये जो काव्य कृतियां दी गई हैं ये काव्य कृतियां अलग अलग रचनाकारों की हैं। जैसे मैंने नाम लिया सभी रचनाकारों का नाम आपके मन में आ गया होगा। ये सभी रचनाकार एक खास काल से जुड़े हुए हैं जिसको हम प्रगतिशील काव्य कहते हैं। ठीक है, कई जगहों पर इनको प्रगतिवादी भी कहा जाता है, वहीं से ये सब जुड़े हुए हैं। तो कौन सा इसमें सबसे पहले आना चाहिए? ठीक है ना, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि विकल्पों के आधार पर हम देखें तो जिसमें सबसे पहले युग की गंगा दिया गया है। युग की गंगा जिसका कि प्रकाशन वर्ष 1947 और लिखने वाले हैं केदारनाथ अग्रवाल। और एक सवाल मैं बार बार पूछता हूँ कि युग धारा इसमें किसकी रचना है? तो कई बच्चों ने सोहनलाल द्विवेदी बताया, लेकिन आप अगर ज्यादा ध्यान रखें नागार्जुन का तो वो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि युग धारा पूछने का मतलब ये है कि नागार्जुन से सवाल पूछा जा रहा है और युग की गंगा के कंफ्यूजन के दृष्टिकोण से पूछा जा रहा है कि आप कंफ्यूज हैं कि नहीं। सतरंगे पंखों वाली ये जो रचना है ये नागार्जुन की है और ये लिखी गई सन 1959 ईस्वी में। फूल नहीं रंग बोलते, केदारनाथ। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि केदारनाथ अग्रवाल की एक रचना पूछ ली गई यहाँ पर पहली, फिर नागार्जुन की पूछी गई, फिर केदारनाथ अग्रवाल की पूछी गई। ठीक, फूल नहीं रंग बोलते ये हो गया 1965 ईस्वी में लिखा गया। मिट्टी की बारात इसमें से एक और कवि को जोड़ दिया गया, शिव मंगल सिंह सुमन, और ये रचना लिखी गई 1972 ईस्वी में। तो इस तरीके से सही जवाब हो गया ऑप्शन बी। ठीक है, इसी तरीके से प्रश्नों को हल करना है। अब चलते हैं, बात करते हैं आगे। जो यहाँ पर सवाल पूछा गया है वो लिपि से पूछा गया कि ब्राह्मी लिपि के विकास का अनुक्रम है। ब्राह्मी लिपि, गुप्त लिपि, कुटिल लिपि, देवनागरी लिपि। तो इसी हिसाब से हमें बताना है कि सही मायने में इसका विकास क्रम क्या रहा है। तो सबसे पहले आएगा इसमें ब्राह्मी लिपि, गुप्त लिपि, कुटिल लिपि और देवनागरी लिपि। तो इस तरीके से इसका जो सही जवाब हो गया ऑप्शन ए हो गया। ठीक है, अगला प्रश्न है अब कथन और तर्क पर आधारित है। प्राय परीक्षा में इस तरीके के सवाल आते रहते हैं। तो यहाँ पर देखिए सवाल पूछ लिया गया कथन के तौर पर कि बिंब में अर्थ की संभाव्यता निहित होती है क्योंकि अर्थ हमेशा निश्चित होता है। अब सबसे पहले आपके मन में आना चाहिए कि ये बिंब क्या है। बिंब को ही हम चित्र भी कई बार बोलते हैं, इसीलिए जब आप छायावाद पढ़ेंगे तो वहां पर चित्र भाषा का भी प्रयोग किया जाता है। ठीक है, वहां पर बिंब ज्यादातर बिंब पर रिलेटेड एक बहुत ही बेहतरीन किताब है केदारनाथ सिंह की, काव्य में बिंब विधान करके। ठीक है ना, तो बिंब में अर्थ की संभाव्यता निहित होती है क्योंकि अर्थ हमेशा निश्चित होता है। तो इसमें कौन सा सही है कौन सा गलत है, तो ये हमें बताना है कि इसमें ए तो सही है लेकिन आर क्या है, गलत है। क्यों गलत है? जैसे आप देखेंगे कि अलग अलग जगहों पे बिंबों का अलग अलग महत्व है।
ठीक है। जैसे मैं अगर कहूँ कि जैसे हमारे पास कोई वस्तु है, मान लो डस्टर का मैं यूज कर रहा हूँ, तो हम यहाँ उसको डस्टर बोल रहे हैं, उसको मिटाने वाला बोल रहे हैं, लेकिन दूसरी भाषा में उसको कुछ और बोला जाएगा, तभी उसका अर्थ उसको समझ में आएगा। ठीक है ना? तो कोई जरूरी नहीं है कि हर बिंब का जो अर्थ है वो निश्चित ही हो। जैसे हम अपने एरिया में बोलते हैं बिल्ली, ठीक है, और लेकिन यही अंग्रेजी में इसको बोला जाएगा कैट। तो जब आप इंग्लिश में कैट बोलेंगे तब अंग्रेज समझ पाएगा कि ये बिल्ली, और यहाँ के बच्चे तो बिल्ली जब आप कहेंगे तब समझ पाएंगे। हालांकि अब ये दोनों शब्द इधर तो चलते ही हैं, मैं यही समझाना चाह रहा हूँ कि अर्थ हमेशा निश्चित नहीं होता है। अगला प्रश्न है कि जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है। तो ये तो कथन आप जान गए कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है, क्योंकि कविता में कवि हृदय लोक सामान्य की भूमि पर पहुंच जाता है। तो ये अब हमें बताना है कि क्या दोनों सही है, गलत है, क्या है। ठीक है। तो यहाँ पर पूछा गया कि जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है। सही है। कविता में कवि हृदय लोक सामान्य की भूमि पर पहुंच जाता है, और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लोक सामान्य, लोक मंगल, इन सब पर बहुत जोर दिया है, हृदय पर बहुत जोर दिया है। इस तरीके से दोनों क्या है, सही है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि प्रेमचंद यथार्थवाद से आदर्शवाद को श्रेष्ठ समझते थे, क्योंकि आदर्श उनकी दृष्टि में संपूर्ण जीवन दृष्टि है। कहा जा रहा है कि प्रेमचंद यथार्थवाद से आदर्शवाद को श्रेष्ठ समझते थे। प्रेमचंद ने एक और शब्द यूज किया था, आदर्शनोन्मुख यथार्थवाद, लेकिन यहाँ पर दो वादों की तुलना की जा रही है कि किसको श्रेष्ठ समझते थे, यथार्थ से आदर्श को, क्योंकि उनके जाने में था कि आदर्शवाद उनकी दृष्टि में संपूर्ण जीवन दृष्टि, ये हमें बताना है। तो कथन तो सही है, लेकिन तर्क इसका उतना पुष्ट नहीं, इसलिए गलत है। सही जवाब है इसका कि ए सही है, लेकिन आर क्या है, इसमें गलत है। अगला प्रश्न है कि कला मात्र के लिए वही साहित्य हो सकता है जो विचार शून्य हो, क्योंकि कला विचारों से पलायन है। ये देखिए, एक तरफ स्थापना दी जा रही है कि कला मात्र के लिए वही साहित्य हो सकता है जो विचार शून्य हो, विचार शून्य साहित्य। अभी हम देखते हैं कि जितने भी साहित्य लिखे गए हैं किसी न किसी विचार से प्रभावित है, प्रगतिवादी, ठीक है, अम्बेडकरवादी, लेकिन यहाँ कहा जा रहा है कि विचार शून्य हो और कला विचारों से पलायन के रूप में माना जाता है। तो इसमें बताना है कि क्या सही है और क्या गलत है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि दोनों चीजें क्या है, गलत है। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, कहानी छोटे मुंह बड़ी बात करती है। कहानी छोटे मुंह बड़ी बात करती है, ये कथन दिया गया है और लिखा गया क्योंकि कहानी लघु जीवन खंड के माध्यम से एक संपूर्ण जीवन बोध या सत्य को प्रकाशित करती है। तो पहला जो कथन है ये आपको ध्यान में रखना है कि ये नामवर सिंह द्वारा कहा गया है, कहानी छोटे मुंह बड़ी बात करती है। अब हमें इसमें बताना है कि कौन सही है और कौन गलत है। कहा गया कि कहानी लघु जीवन के खंड के माध्यम से एक संपूर्ण जीवन बोध को प्रभावित करती है। प्राय हम पढ़ते हैं कि कहानी और उपन्यास में क्या अंतर है। उपन्यास एक विस्तृत फलक पर लिखा जाता है और कहानी एक छोटे फलक पर लिखी जाती है। उपन्यास में एक से अधिक पात्र हो सकते हैं, कहानी में भी एक से अधिक पात्र होते हैं, लेकिन उसकी विषय वस्तु छोटी होती है। कुल मिलाकर ये जो दोनों कथन है क्या है, सही है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि नाटक केवल चाक्षुष यज्ञ है, क्योंकि आधुनिक मान्यता है कि नाटक में दृश्य की तुलना में श्रव्य तत्व कम महत्वपूर्ण होता है। तो नाटक को हम दृश्य श्रव्य काव्य के अंतर्गत रखते हैं। यहाँ पर लिखा गया कि नाटक केवल चाक्षुष यज्ञ, मतलब आंखों से देखा जा सकता है, क्योंकि आधुनिक मान्यता यह है कि नाटक में दृश्य की तुलना श्रव्य तत्व क्या है, कम महत्वपूर्ण होता है। तो अब हमें बताना है कि क्या ये दोनों बात सही है कि गलत है। तो ये दोनों बातें क्या है, यहाँ पर गलत है। क्यों, केवल चाक्षुष यज्ञ नहीं बल्कि हम इसको सुन भी सकते हैं, और श्रव्य तत्व ये, तो इस तरीके से इसका जो यहाँ पर सही जवाब हो गया ऑप्शन बी हो गया। साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है, ये भी आप किसी न किसी के निबंध को पढ़ा होगा। बालकृष्ण भट्ट का निबंध साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है, क्योंकि साहित्य का लक्ष्य केवल मनुष्य का चरित्र निर्माण है। इसमें हमें बताना है कि कौन सा सही और कौन सा गलत है।
तो पहला तो सही है कि जनसमूह के हृदय का विकास है। और यहाँ बताया गया कि साहित्य का लक्ष्य केवल मनुष्य का चरित्र निर्माण है, ये क्या है? गलत है। ठीक है ना? तो यहाँ पर जो इसका सही जवाब हो गया कि ए सही है और आर गलत है। अगला प्रश्न है कि काव्य की आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति है। काव्य आत्मा की संकल्पात्मक अनुभूति है जिसका संबंध विश्लेषण, विकल्प या विज्ञान से नहीं है। तो यहाँ देखिए, ये इतना दूर कथन परीक्षाओं में पूछा जाता है, जो कि जयशंकर प्रसाद का कथन है, तो इसको तो ध्यान में रखिए। पूछा गया कि विज्ञान से इसका संबंध नहीं है, क्योंकि विज्ञान का संबंध संवेदना से नहीं होता। अब हमें इसमें बताना है कि कौन सा सही है, कौन सा गलत है। तो पहला तो सही है। दूसरा यहाँ पर बताया गया विज्ञान का संबंध संवेदना से नहीं, क्योंकि संवेदना का संबंध या भावना का संबंध आप देखते हैं कि साहित्य से ज्यादा जुड़ा हुआ है, लेकिन विज्ञान तो तर्क वितर्क पर आधारित है। इसलिए सही जवाब हो गया ऑप्शन बी। दोनों क्या है यहाँ पर सही है। अगला प्रश्न है कि संस्कृति के विकास के लिए मानसिक स्वतंत्रता अनिवार्य है, क्योंकि संस्कृति एक मानसिक व्यापार है। अब इसमें हमें बताना है कि कौन सही है, कौन गलत है। दोनों क्या है ऑप्शन यहाँ पर सही है। ठीक, आगे बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है, देखते हैं कि किस पर आधारित है। ये भी कथन तर्क पर आधारित है कि स्त्री पैदा नहीं होती, बनाई जाती। ये भी आप कथन कहीं न कहीं पढ़े होंगे सीमांत बउआर इत्यादि की किताबों में। द सेकंड सेक्स उनका जो उनकी पुस्तक है। स्त्री पैदा नहीं होती, बनाई जाती, क्योंकि समाज उसे जन्म से वही संस्कार प्रदान करता है। तो ये क्या हो गया, यहाँ पर कहा जा रहा है कि स्त्री पैदा नहीं होती, बनाई जाती। तो इसका जो है कि ये तो ऑप्शन क्या है, एक तरीके से देखा जाए तो सही है। ठीक है, स्त्री पैदा नहीं होती, बल्कि उसको उस तरीके से बनाया जाता है, क्योंकि समाज इसे जन्म से वही संस्कार प्रदान करता है। ये क्या हो गया, दोनों यहाँ पर सही है। स्त्री लेखिकाओं का यही मानना है कि समाज में आके उनको इस तरीके के संस्कार दिया जाता है, चीजें स्त्री पुरुष में जो भी अंतर है। ठीक है, आपने देखा भी होगा कि कैसे मतलब बताया जाता है कि आप स्त्री हैं, आप पुरुष हैं, आपकी वेशभूषा ये है, आपकी वेशभूषा ये है। तो संस्कार प्रदान किया जाता है। नहीं तो सामान्य तौर पर एक तरीके से देखा जाए तो दोनों मनुष्य के रूप में ही पैदा होते हैं। तो यहाँ पर ये जो स्थापना और तर्क दिया गया है, दोनों क्या है, सही है। आगे बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है, जो कि कवियों के पंक्तियों पर आधारित है। शलभ में शाप में वरुण, दुख ही जीवन की कथा रही, वियोगी होगा पहला कवि, जो बीत गई सो बात गई। ठीक है, तो यहाँ पर हमें बताना है कि कौन किसकी द्वारा लिखी गई। तो पहले तो हम देख लेते हैं कि निराला का है दुखी जीवन की कथा रे, वियोगी होगा पहला कवि, ये हो गया पंत का। जो बीत गई सो बात गई, इसमें नीचे है बच्चन सिंह। ठीक है, और चलब में साप में वर हूं, ये हो गया महादेवी वर्मा। तो मैं विकल्पों पर ज्यादा नहीं जाऊंगा, बस आप यहाँ पर तथ्यों से ज्यादा परिचित हो जाइए, ताकि आगे ये पंक्तियां आए तो आप तुरंत बता दें कि भाई कौन किसके कवि हैं। फिर भी इसका जो हम सही जवाब एक बार देख लेते हैं कि एक बी का 3 है किसमें, तो सही जवाब हो गया बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पात्रों को उनके नाटकों के साथ सुमेलित कीजिए। मल्लिका, देवसेना, शीलवती, शर्मिष्ठा। तो यहाँ पर दिया गया है, तो मल्लिका का संबंध किससे है, वो है आषाढ़ का एक दिन से। देवसेना का संबंध किससे हो गया स्कंदगुप्त से। शीलवती, शीलवती जो है सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक। और शर्मिष्ठा जो है, इसका संबंध किससे है, देहांतर नामक नाटक से है। तो इन पात्र को ध्यान में रखिए कि किस नाटक से रिलेटेड है, ताकि ये चाहे वन लाइनर में आए चाहे सुमेलित वाले में, आपके आंसर नहीं गलत होने चाहिए। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित आंचलिक उपन्यासों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। रतिनाथ की चाची, परती परिकथा, कब तक पुकारो, पानी के प्राची। तो रतिनाथ की चाची हो गई नागार्जुन, परती परिकथा रेणु, कब तक पुकारो रांगे राघव, पानी के प्राचीर, ये देखिए क्योंकि इसमें 5 ऑप्शन दिए गए हैं, तो आपको ध्यान में रखना है। सही जवाब हो गया रामदरस मिश्र। ठीक है, तो इस तरीके से इन उपन्यासों को आप बिल्कुल अपने ध्यान में रख लिए होंगे। आगे बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित कवियों के साथ उनकी कृतियों को सुमेलित कीजिए। यहाँ पर कृतियां दी गई हैं और नाम से ऐसा लग रहा है कि सभी कृतियां रीतिकाल से जुड़ी हुई हैं। तो
यहाँ पर कृतियां दी गई हैं, छत्रसाल दशक, काव्य मंजरी, वृत्त कौमुदी, विरह वारिश, कवि कल्प, कल्पतरु। ठीक है, तो देखिए, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कौन किससे जुड़ा हुआ है। चिंतामणि, कवि कुल कल्पतरु। ठीक है, इसके बाद भूषण का हो गया छत्रसाल दशक, विरह वारिस ये हो गया बोधा का। इसके बाद जो रचना बच रही है काव्य मंजरी, आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो रचना दी गई है वृत्त कौमुदी, ये मतिराम की है। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि कवि कुल कल्पतरु, छत्रसाल दशक, वृत्त कौमुदी और विरह वारिस, ये सभी जितने भी कवि दिए गए हैं उनकी काव्य कृतियां। तो इस तरीके से इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन ए, इसका सही जवाब। इसका देखें हम, ए का वी होना चाहिए, ए का पांचवा, बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित आचार्यों को उनके सिद्धांतों के साथ सुमेलित कीजिए। सिद्धांत दिए गए, तो यहाँ पर है वल्लभाचार्य, निम्बार्काचार्य, रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य। तो तुरंत हम लगा देते हैं रामानुजाचार्य विशिष्टाद्वैतवाद, ठीक है, वल्लभाचार्य शुद्धाद्वैतवाद, ठीक है, मध्वाचार्य द्वैतवाद, निम्बार्काचार्य द्वैताद्वैतवाद। तो इस तरीके से ये सुमेलित हो गया। यहाँ पर एक बच रहा है जो कि शंकराचार्य का है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कृतियों को उनके कवियों के साथ सुमेलित कीजिए। तो कृतियां दी गई हैं चंदायन, मृगावती, अखरावत, मधुमालती। तो आराम से इसको लगा देना है बस। ठीक है, तो इस तरीके से मुल्ला दाऊद, कुतुबन, जायसी और मंझन, ये सब नाम आ गए। निम्नलिखित कृतियों को उनकी कवियों की उनकी कृतियों के साथ सुमेलित कीजिए। तो सभी जो इसमें रचनाकार हैं आदिकाल से जुड़े हुए हैं। तो स्वयंभू, पुष्पदंत, अब्दुल रहमान, शबरपा, ये सब यहाँ पर दिया गया है। तो हम देखते हैं सबसे पहले पुष्पदंत को। महापुराण हो गया, स्वयंभू पौमचर्यु, रहमान संदेश शासक, शबरपा चर्यापद। ठीक है, तो डी का जो 5 होगा वही आंसर सही हो जाएगा, यानी बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है जो कि भाषा उत्पत्ति के आधार पर पूछ लिया गया है कि कौन किसका सिद्धांत है। ये रेयर केस में इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं, लेकिन यही कठिन हो जाते हैं। ठीक है, तो धातु सिद्धांत, यो हेहो सिद्धांत, इंगित सिद्धांत, संपर्क सिद्धांत, ये सब दिया गया है। तो हम देखते हैं कि धातु सिद्धांत जो किसका है, यह है हेज द्वारा दिया गया है। यो हेहो सिद्धांत है, यह सिद्धांत दिया गया नोयर का। इंगित सिद्धांत, जिसको कई बार हम सांकेतिक सिद्धांत भी कहते हैं, ये दिया गया है, ये दिया गया राय द्वारा। संपर्क सिद्धांत दिया गया है, संपर्क सिद्धांत दिया गया रेवेज द्वारा। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए और नीचे के ऑप्शंस को मिलाने की अपेक्षा हम इसको नोट करें। एक परिभाषा भी आती है, स्वीट की परिभाषा काफी महत्वपूर्ण है, परीक्षाओं में प्रायः पूछी जाती है, तो कमेंट बॉक्स में मैं लिख दूंगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित आचार्यों को उनके सिद्धांतों के साथ सुमेलित कीजिए। सिद्धांत दिए गए हैं, सुमेलित करना है। भट्ट, लोलट, शंकुक, भट्टनायक, अभिनव गुप्त, यानी कि ये जो सिद्धांत दिए गए हैं सब रस सूत्र से जुड़े हुए हैं। तो इसमें कौन से जुड़े हुए हैं, जैसे कि भट्टलोलट का हो गया उत्पत्ति, शंकुक का हो गया अनुमिति, भट्टनायक का भुक्ति और अभिनव गुप्त का अभिव्यक्तिवाद। अब यहाँ पर जो अभिव्यंजनावाद दिया गया वो क्रोचे का हो गया, जो कि इससे रिलेटेड ही है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अगला जो आज का आखिरी प्रश्न है कि पत्र पत्रिकाओं उनके संपादकों को सुमेलित करना है। पत्र पत्रिकाएं दी गई हैं जिसमें प्रतीक, विशाल भारत, कर्मवीर, चांद। तो प्रतीक का संबंध अज्ञे से, विशाल भारत का संबंध बनारसी दास चतुर्वेदी और कर्मवीर का संबंध मखनलाल चतुर्वेदी, चांद का संबंध महादेवी वर्मा। तो इस तरीके से कौन किससे जुड़ी हुई पत्रिका थी और संपादक कौन है ये आप देख लियो। आखिर प्रश्न है तो इसका हम जवाब भी मिला ही देते हैं। ठीक है, ए का हो गया 2, तो आप देख रहे हैं कि डी ऑप्शन यहाँ पर सही है। तो इस तरीके से हमने कॉमन प्रैक्टिस सेट के अंतर्गत प्रैक्टिस सेट नंबर 2 पर चर्चा की, जिसमें रचनाओं, रचनाकारों के साथ साथ सुमेलित, प्रकाशनवश, कथन, तर्क पर आधारित जितने भी एंगल से परीक्षाओं में सवाल पूछे जाते हैं उनको हमने देखा, पढ़ा और समझा। उम्मीद है कि आप सभी को ये प्रयास अच्छा लगा होगा। कमेंट्स कर जरूर बताइएगा। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।